यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बताऊं कल अपन ने क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। अभी 30-40 मिनट और है और ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग का। और आपको जो है वो एग्जाम में भाई साहब इस टॉपिक से आपको 4 मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। ये टॉपिक में क्या है, सो ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए सेक्शन 139(1) एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जो भी अपन ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करा दूं। बोलो करा दो। अरे बोलो ना करा दो। दीक्षा बोलो ना रिवाइज करा दो। करा दो, ठीक है। तो रिवाइज करा देता हूं है करके, ठीक है। तो अब एक बात समझना, ये बोले दीक्षा का बॉयफ्रेंड करके, ठीक है। बट दैट स्टोरी वाज क्लास ना। ठीक है। तो भाई साहब एक बात समझना, हाँ कल बर्थडे है। चलो इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। जो हमने कल पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बात समझना, सबसे पहले आपकी सेक्शन 139(1), बोलो 139(1), 139(1) नॉर्मल रिटर्न, बोलो नॉर्मल रिटर्न। रिटर्न किसको फाइल करना है? तो आप ये बोलोगे कंपनी पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। बाकी को रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बात बताऊं, और किसको रिटर्न फाइल करना है? अगर कोई बंदा R&OR है, बोलो क्या है R&OR, अगर ही इज द R&OR and he is a beneficial owner of any asset located outside India, including financial interest in any entity located outside India or signing authority of any account located outside India, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है बट ही इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेनिफिशियल ओनर ने रिटर्न फाइल कर दिया है तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये कुछ लोग और है जिनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। किस किस को? अगर आपका करंट अकाउंट और अकाउंट्स में डिपॉजिट हुआ है वो मोर देन 1 करोड़ है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, बिजनेस के केस में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट है वो 10 लाख से ज्यादा है, फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करते हो वो 2 लाख से ज्यादा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है वो आपका 1 लाख से ज्यादा है, या फिर गाइस अगर आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो आपका 25,000 या उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है। उसके बाद गाइस रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है? तो मैं बताऊं, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जो कैप वाले लोग होते हैं, CAP, सी का मतलब कंपनी, ए का मतलब जिसकी ऑडिट होती है, पी का मतलब फर्म और फर्म का पार्टनर जिसकी फर्म की ऑडिट होती है, उनके लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बाकी सब लोगों के लिए याद रखो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। उसके बाद गाइस एक और सेक्शन थी जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं थी बट आपने बुक में देखा होगा, तो ये सेक्शन आपको मिली होगी। एक सेक्शन होती है 139(1)C करके। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है रिटर्न फाइल करने से, क्या इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट क्लास ऑफ पर्सन टू फाइल द रिटर्न। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है कि इन लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना। बट एक बात समझना, सर ये एग्जेम्प्ट क्या किसी को कर रखा है क्या? आंसर इस कर रखा है, बट वो सीए इंटरमीडिएट में नहीं आता, वो सीए फाइनल में आता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, हमारी गवर्नमेंट चाहे तो किसी किसी लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा 139(3), बोलो 139(3). 139(3) इज अ लॉस रिटर्न, बोलो लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न ये क्या बोलता है कि अगर आपको लॉस हो गया तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको बिजनेस का लॉस है या फिर आपका कैपिटल गेन का लॉस है या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल करना है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो लॉसेस को आप क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। बोलो क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। बट क्या आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो? यस, सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भले आपने रिटर्न लेट फाइल किया। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 139(4), दैट इज द बिलेटेड रिटर्न। वो दीक्षा का बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वाला। तो भाई साहब अगर आपने रिटर्न लेट फाइल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कब तक कर सकते हैं पता है? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज द ईयर। लेकिन ध्यान रखना, जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपके साथ में क्या क्या होता है? एक तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, एक आपको जो है वो इनकम बेस्ड डिडक्शन 80JJ, AA80, QQB 80, RRB एंड 10AA का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तीसरा 234A का इंटरेस्ट का डंडा पड़ जाता है। एंड गाइस आपको लेट फाइलिंग का फीस लगेगा 5,000 रुपया या 1,000। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवाइज रिटर्न।
रिवाइज रिटर्न में क्या पढ़ा था बताएं, कि अगर आपने रिटर्न एक बार पहले फाइल कर दिया है, लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो गई, पहले आपने रिटर्न फाइल किया था वो किसी भी सेक्शन में किया हो, भले वो 139(1) में किया हो, 139(3) में किया हो, 139(4) में किया हो, लेकिन अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। लेकिन कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर है, तब तक आप रिवाइज कर सकते हैं। सर कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? क्या एक ही बार कर सकते हैं? एन नंबर ऑफ टाइम। राइट आंसर इज एन नंबर ऑफ टाइम। आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर एक बार रिटर्न रिवाइज हुआ तो वापस कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर अंदर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था डिफेक्टिव रिटर्न। ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है पता है? यहां से मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था 1 घंटे का, और मैंने बोला था आप देख लेना, तो आपने शायद थोड़ा देखा होगा करके, ठीक है। अब वो पूरा देखा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लोगों ने 12-12 घंटे की क्लास लेने के बाद भी अगर ये लेक्चर देखा है, सलाम है आप लोगों को करके, ठीक है। तो देखो डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया और उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ गलती हो गई, या तो रिटर्न आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया, आपने जो टैक्स भरा था उसका प्रूफ नहीं लगाया, या फिर आपने टैक्स ऑडिट कराई थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। और डिफेक्टिव माना जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप अपने डिफेक्ट को सुधार लो। बोलो क्या बोला जाता है? आप अपने डिफेक्ट को सुधार लो। अगर आप डिफेक्ट को सुधार लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप डिफेक्ट को नहीं सुधारते हो तो आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं है। चलिए उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पेन नंबर। ये वाली सेक्शन तो भैया आपके थोड़ा ऐसे हो सकता है ओवरलोड हुई हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट थे, बट उसमें कुछ है नहीं। मैं बताऊं ना, 1-2 बार इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पेन नंबर किसको बनाना पड़ता है? तो पेन नंबर किसको बनाना पड़ता है? अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो जाती है। बेसिक एग्जामिशन आपके एग्जाम के लिए 2,50,000 और न्यू टैक्सेशन रेजिम में आपकी 4 लाख होती है। तो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो आपके लिए असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो 31 मई 2026 तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिट है वो 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। ये ट्रस्ट के इसमें पैन कार्ड बनाना पड़ता है। ये ट्रस्ट क्या होता है ये सेफ फाइनल में आएगा। उसके बाद में अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे साल का मिला के 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, या फिर 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में अगर मान लो इस एसएससी को पैन कार्ड बनाना है तो इसके एमडी, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, इनको भी पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला अगर आप किसी अकाउंट में कैश जो है वो डिपॉजिट कर रहे हो पूरे साल में मिला के 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। या 20 लाख या उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हो तो पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। या करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना है तो आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो अगर आप करना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड का कॉपी लगाना पड़ता है। अब आज की डेट में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों इंटरचेंजेबल है, तो आप दोनों में से किसी का भी कॉपी लगा सकते हो, बट भैया आपको ये कॉपी लगाना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आप कोई मोटर व्हीकल सेल परचेज करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, अदर देन टू व्हीलर को छोड़ के। उसके बाद में अगर मान लो आप कोई भी बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं जरोदा के साथ में वगैरह, वहां पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट का बिल है वो कैश में 50,000 से ज्यादा का है तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेवल करते हैं और उसके लिए फॉरेन करेंसी खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का कैश में, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आपने खरीदा 50,000 से ज्यादा का, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने गए बैंक में और वो कैश डिपॉजिट 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं, कैश में 50,000 से ज्यादा का अगर मान लो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने बैंक के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, निधि कंपनी के साथ में, एनबीएफसी के साथ एफडी कराई और वो एफडी का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है या फिर पूरे साल में मिला के 5 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रीपेड वाले चेक, कार्ड वगैरह होते हैं, वो खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा का, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड अगर आप मान लो सिक्योरिटी खरीदते हैं अदर देन शेयर या फिर अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं और वो 1 लाख से ज्यादा का पर ट्रांजैक्शन है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका अगर कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था पैन कार्ड और आधार कार्ड इंटरचेंजेबल है।
बेसिकली ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, ये जो वर्ड यूज किया ये गलत है, इंटरचेंजेबल यूज नहीं करना चाहिए था, बट इंटरचेंजेबल इन्होंने किया। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है पता है इन्होंने, कि अगर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा दिया, बोलो लिंक करा दिया, गुलू गुलू करा दिया, क्या करा दिया, गुलू गुलू, दोनों को गुलू गुलू करा दिया, अगर कराया हुआ है तो फिर आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे दो, क्या दे दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दो, चलेगा। या फिर मान लो आपने गुलू गुलू नहीं कराया, आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, बोलो है ही नहीं, जैसे मेरी मम्मा के पास पैन कार्ड नहीं है, तो मम्मा क्या करेगी, आधार कार्ड दे देगी, क्या दे देगी, आधार कार्ड। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि मेरी मम्मा ने किसके लिए अप्लाई किया है, पैन कार्ड के लिए, और ऑटोमेटिकली उनको पैन कार्ड अलॉट कर देंगे। उसके बाद मैंने बताया था दैट इज द सेक्शन 139 आ, बोलो क्या 139 आ, 139 आ, 139 आ मतलब आधार करके, आ का मतलब क्या होता है, आधार। अब गाइस एक बात समझना, मैंने आपको बोला कि भाई साहब अगर मान लो 1 जुलाई 2017 के बाद आप या तो कोई पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हो या कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो उसमें अपने को आधार नंबर लगाना मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने, आधार नंबर लगाना मैंडेटरी है। लेकिन आधार नंबर की जगह अगर मान लो आधार नंबर आया नहीं है, तो आप आधार नंबर का एक्नॉलेजमेंट आईडी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एक्नॉलेजमेंट आईडी। लेकिन गाइस ये 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से आप आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आधार नंबर ही लगाना पड़ेगा, उसका एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मान लो इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपको अगर आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेंट आईडी जो होती है, एनरोलमेंट आईडी, उसके बेसिस पे अगर आपको पैन कार्ड मिल गया है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आधार नंबर देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर दे। क्या कर दे, जिससे कि वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर दे। वापस से बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट है वो वापस से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करता। मैंने क्या बोला कि गाइस देखो 1 जुलाई 2017 इस दिन से जीएसटी आया था, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 इस डेट के बाद में अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिटर्न फाइल करते हैं, आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आधार नंबर लगाना पड़ेगा। बट अगर आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी लगा सकते हैं, आधार का एनरोलमेंट आईडी वो / वाला। लेकिन भैया अगर मान लो 1 अक्टूबर 2024 से वो एनरोलमेंट आईडी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन आपने पहले अगर एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे ऑलरेडी पैन कार्ड ले लिया है, तो अब आपके पास आधार नंबर आ गया है, तो आधार नंबर को अपडेट कराना पड़ेगा। और ये अपडेट कब तक कराना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ था प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब गाइस मैं एक बात बताऊं, इसमें डेट आ चुकी है, इसमें डेट आ चुकी है, और ये डेट जो है ये आई हुई है कि 31 दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक। अब एक बात समझना, आपके पास में अगर मान लो कोई जगह है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक नोटबुक में लिखो, यहां पे आप अपने नोटबुक में, यहां पे अगर आपके पास बुक है तो बुक में ही लिख लो यहां पे, और अगर बुक नहीं है तो आप अभी नोटबुक में लिख लो, जैसा मैं बोलता हूं एक लाइन करके, नोट करके ऐसा लिखो, नोट फॉर सेक्शन 139AA, ऐसा लिखो, नोट फॉर सेक्शन 139AA, और लिखो जैसा मैं बोलता हूं। नहीं करके आया ना मीत, ये सब नहीं किया ना कल 1 घंटा वाला, कल कुछ भी नहीं किया कल। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलिए अब एक काम करो, यहां पे जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखो, नोट फॉर सेक्शन 139AA में लिखो, इफ pen is allotted on the basis of, if pen is allotted on the basis of enrollment ID, if pen is allotted on the basis of enrollment ID, then assessee has to intimate Aadhaar number to income tax department up to 31st December 2025। क्या लिखा आपने लिखा कि if pen is allotted on the basis of enrollment ID, then assessee has to intimate Aadhaar number to income tax department up to 31st December 2025।
हाँ, अच्छा वो हो गया ना, अब दिख रहा है। हाँ, क्या हुआ? सब चला गया सर, सब चला गया। अभी लाते हैं, डोंट वरी। अब सही है, अब दिख रहा है। तो आपने क्या लिखा? If PAN is allotted on the basis of enrollment ID, then assessee has to intimate Aadhaar number to the income tax department up to 31st December 2025. ए गाइस, मैंने आपको कल क्या बताया था? अगर मान लो आपके पास पहले से पैन कार्ड है, बोलो 1 जुलाई 2017 को आपके पास पैन कार्ड है, तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को गुलू गुलू कराना पड़ेगा। बोलो क्या कराना पड़ेगा? गुलू गुलू। उन दोनों को लिंक कराना पड़ेगा, उन दोनों का प्यार कराना पड़ेगा, उनको गुलू गुलू कराना पड़ेगा। गुलू गुलू दोनों को करा दो। लेकिन एक बात बताऊं, ये 4 लोगों को कराने की जरूरत नहीं थी। किस किस को? अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास आधार नंबर है ही नहीं, कहां पे है वो? या तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम में रहता है, या नॉन रेजिडेंट है, या नॉन सिटीजन है, या फिर जिसका उम्र 80 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, तो उसको गुलू गुलू कराने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद में मैं एक बात बताऊं, बस आई थिंक इतना ही हुआ था कल। अरे कल इतना हुआ था, तुम लोग बोली, तुमने तो किया ही नहीं है। चलो कोई बात, कोई बात। हाँ, जिन जिन लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं। जिन जिन लोगों ने कल का वो 1 घंटे वाला लेक्चर नहीं देखा, ये बोला मैंने तो 3 वाला भी नहीं देखा, ठीक है, तो पूरा 4 घंटे का बैकलॉग है करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अपन आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही आएगा बट आएगा जरूर, थोड़ा थोड़ा आएगा बट आएगा जरूर। गाइस, एक सेक्शन होती है 139B, बोलो 139B, ये बोलो ना 139B। 139B is related to the TRP, बोलो TRP। एक बात बताओ, TRP किसको बोलते हैं? TRP बोलते हैं सर, है ना सर? एक बात बताओ, TRP किसको बोलते हैं? आग ऊपर लिखा हुआ है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। हमने तो सर पढ़ा हुआ है कि न्यूज चैनल की TRP आती है, वो भी पढ़ा हुआ है TRP। हाँ सर एक बात बताओ, TRP किसको बोलते हैं? मैं बताऊं, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, बोलो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। आपको पता है इस इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? बोले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? बोले बहुत ज्यादा। कितनी होगी? हाँ, आई थिंक 140 करोड़ से। और भैया जब तक अपन ये बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ 50-100 तो हो ही गए होंगे भाई। बात कर रहे हैं उसमें 50-100 लोगों का जन्म तो हो ही गया होगा इंडिया में करके, ठीक है। हाँ, आ ही गए होंगे, ग्राफ है वो बढ़ ही रहा है। अब एक बात बताओ, 150 करोड़ जो है, 140 करोड़ 150 करोड़ जो भी बोलना है, उतना पॉपुलेशन है, इसमें से इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग फाइल करते हैं पता है तुमको? इनकम टैक्स रिटर्न है वो अप्रोक्स 7 करोड़ लोग फाइल करते हैं। तो अप्रोक्स 7 करोड़ लोग हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बस तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये खुद कर रहे हो करके, ठीक है। बस तो इन्होंने ऐसा बोला है ना, बस ठीक है, जैसे ये खुद कर रहे हो करके, ठीक है। खुद तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न खुद का फाइल कर नहीं रहे हैं। बेटा पेन मत घुमाओ बेटा, और जिंदगी में कोई मिलेगा नहीं। हाँ, तो अब एक बात समझना, 7 करोड़ लोग हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बाकी लोग इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ही आता है क्यों नहीं करते बाकी वाले लोग? भाई सीधी सी बात है, इनकम ही नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, या स्टूडेंट है उनकी इनकम ही नहीं है, तो रिटर्न क्यों फाइल करेंगे? या फिर आपको मैं बताऊं, इंडिया में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है करते कैसे। मतलब करना तो चाहते हैं बट उनको पता नहीं है करते कैसे है। सो दैट इज वाई, उनको पता तो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं कैसे करना है। तो इसको लेके क्या हुआ पता है तुमको? हमारी सीबीडीटी की एक स्कीम है जिसका नाम है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर स्कीम। क्या बोलेंगे? टैक्स रिटर्न प्रिपेरर स्कीम। तो जो बंदे का बीकॉम हो चुका है, क्या हो चुका है? बीकॉम मतलब बैचलर डिग्री हो चुकी है, या जिसका सीए का इंटरमीडिएट हो चुका है, सीएस का इंटरमीडिएट हो चुका है, या आईसीडब्ल्यू का इंटरमीडिएट हो चुका है, उन लोगों को हमारी सीबीडीटी एक एग्जाम लेती है और एग्जाम लेने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है टीआरपी। वो सर्टिफिकेट जिस पर्सन के पास है ना, उसको बोला जाता है टीआरपी। अब उन लोगों का काम क्या है पता है? लोगों को मोटिवेट करके उनका रिटर्न फाइल करना। मतलब
आप लोग भी अगर इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, हो ही जाएगा ऑब्वियसली करके, ठीक है, हो जाता है क्या बोलते हो करके, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है और आप लोग चाहो तो अपने आप को टीआरपी की डिग्री ले सकते हो, आप टीआरपी बन सकते हो। उसमें सीबीडीटी का एक एग्जाम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो एग्जाम दे दो, आप टीआरपी बन जाओगे। अब जैसे ही आप टीआरपी बन गए तो टीआरपी बनने के बाद क्या करना है आपको, आपको लोगों के रिटर्न फाइल करने हैं। लोग, आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, लोग आपके पास आएंगे, आपसे रिटर्न फाइल कराएंगे। अब आप बोलोगे हमको क्या फायदा, तो रिटर्न फाइल करने का आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें ऐसा होता है पैसा बहुत कम ले सकते हो, बहुत कम ही लेना पड़ता है, उसमें कुछ 150-200 रुपए होता है करके, ठीक है। मतलब हर पर्सन का रिटर्न फाइल करने का आपको 150 या 200 रुपीज ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो गरीबी वाली बात हो गई करके, ठीक है, लेकिन आप जितना उनको टैक्स भराओगे उसमें से आपको कमीशन मिलता है। कमीशन कितना मिलता है, जैसे सीबीडीटी का पहले स्कीम था, अभी लेटेस्ट क्या है आई डोंट नो एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट जितना टैक्स भराओगे उसका 1.5% आपको कमीशन मिलता है। मतलब जितना टैक्स भरा है, आगे वाले को टैक्स भरवा दो ₹1,00,000 तो आपको 1.5 अपने पास आ जाएगा करके, ठीक है। तो ₹1,00,000 टैक्स भरवाओ तो 1,500 आपकी जेब में आ जाएगा। सो दिस स्कीम इज कॉल्ड टीआरपी, उसको बोलते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। अब एक चीज समझना, अगर आप लोग टीआरपी बन गए तो आपके थ्रू लोग आएंगे, वो आपसे रिटर्न फाइल कराएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि टीआरपी के थ्रू कोई भी रिटर्न फाइल करा सकता है? कोई भी करा सकता है, दो लोग नहीं करा सकते। एक तो कंपनी नहीं करा सकती और दूसरा जिसकी ऑडिट होती है वो नहीं करा सकता। अगर जिस पर्सन की ऑडिट होती है तो ऑडिट होती है, वो टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकता, और दूसरा जो है कंपनी नहीं करा सकती। दूसरी चीज, सर टीआरपी कौन बन सकता है? एक बात बताऊं, टीआरपी जो है वो कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल बंदा टीआरपी बन सकता है। आप लोग टीआरपी बन सकते हो, लेकिन बेटा 4 लोग ऐसे हैं जो टीआरपी नहीं बन सकते। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर टीआरपी बन गया तो मजा आ जाएगा ना, सबके रिटर्न वही फाइल करेगा और फिर उसको कमीशन का मजा आ जाएगा करके, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। दूसरा, एडवोकेट नहीं बन सकता। जो एडवोकेट होता है, लॉयर होता है, वो टीआरपी नहीं बन सकता। तीसरा, बैंक मैनेजर टीआरपी नहीं बन सकता। जो स्पेसिफाइड बैंक का मैनेजर होता है, मैनेजर शेड्यूल बैंक का जो मैनेजर होता है, नहीं तो मैनेजर क्या करेगा पता है, जितने उसके अकाउंट होल्डर है सबको बोलेगा सब रिटर्न मेरे से ही फाइल कराओ। तो ऐसा कर सकता है, तो वो नहीं बन सकता। और चौथा, अगर कोई एम्प्लॉय है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द पर्सन, मतलब कोई पर्सन ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉय है, जॉब करता है, तो वो टीआरपी नहीं बन सकता। वो टीआरपी नहीं बन सकता, बाकी लोग टीआरपी बन सकते हैं। तो मैं बताऊं, 4 लोग टीआरपी नहीं बन सकते। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, एक लीगल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, एक बैंक मैनेजर नहीं बन सकता, एक तो कोई भी एम्प्लॉय है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, वो नहीं बन सकता। अब एक और चीज समझना, बाकी लोग हैं वो टीआरपी बन सकते हैं। तो आप एक काम करिए, यहां से इसको रीड करना चालू करिए और यहां से यहां तक इसको रीड करिए एक बार। चलिए, अरे नैना, अगर मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीआरपी बना दिया तो वो तो बहुत कमा लेगा ना फिर, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो ऐसे भी लोग रिटर्न फाइल कराने जाते हैं। रीड करो पूरा पूरा रीड करो। एक हजूर, सीएमए बन सकता है, यस सीएमए बन सकता है टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ के। बीकॉम के बाद बोलते हैं जो भी वैल्यू बैठे वो सब बन सकते हैं करके, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। चलिए डन, अरे बोलो डन। एक बात बताओ, टीआरपी के थ्रू कौन रिटर्न फाइल नहीं करा सकता? एक तो कंपनी नहीं करा सकती और दूसरा ऑडिट होती है वो नहीं करा सकता, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट सेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। ए बोलो, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। एक बात बताओ, इस सेक्शन का नाम पहले होता था साइनिंग ऑफ रिटर्न। बोलो क्या होता था? साइनिंग ऑफ रिटर्न लिखा था। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। गाइस क्या होता था पता है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, जैसे मैंने मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो फाइल करने के बाद हमको उसको साइन करके भेजना पड़ता था। क्या बोला मैंने? रिटर्न फाइल किया, उसके बाद एक आईटीआर वी करके निकलता है, जो लोग ऑफिस में काम करते होंगे उनको पता रहेगा। एक पेज का एक आईटीआर निकलता है, उस पेज के आईटीआर पे आपको साइन करके भेजना पड़ता था।
और एक बात बताओ, बैंगलोर भेजना पड़ता था, बैंगलोर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो ऑफिस है जहां सब प्रोसेसिंग होती है रिटर्न की। तो जब बैंगलोर भेजना पड़ता था तो बैंगलोर में है ना, एक साल में सोचो 7 करोड़ पेपर आते थे साइन किए हुए। अब 7 करोड़ पेपर आए मतलब कितना रद्दी हो जाता होगा, सोचो 7 करोड़ तो पेपर, और उसके एनवलप भी आते होंगे क्योंकि वो साइन करके एनवलप में डाल के भेजते होंगे, 7 करोड़ एनवलप। तो सोचो वहां कितना रद्दी इकट्ठा हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, इस रिटर्न का इस सेक्शन का नाम चेंज करके साइनिंग ऑफ रिटर्न की जगह वेरिफिकेशन कर दिया। बोलो क्या कर दिया, वेरिफिकेशन। अब आप बोलोगे वेरिफिकेशन क्या होता है? तो गाइज अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका रिटर्न आप ही ने फाइल किया है या नहीं? तो बाद में आपको वेरीफाई करना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है, वेरीफाई। और वेरीफाई कैसे करते हैं? या तो डिजिटल सिग्नेचर से। बोलो क्या बोला, क्या बोला? तो डिजिटल सिग्नेचर लगा दो, या फिर आजकल आधार ओटीपी से वेरीफाई होता है। बोलो कैसे होता है, आधार ओटीपी। तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा सीए है, मेरा रिटर्न फाइल करता है, बोलता है वेरीफाई करना है सर, तो वेरीफाई कर देता हूं। वो बोलता है आधार ओटीपी का पासवर्ड आएगा, देख लेना, ओटीपी देना, मैं ओटीपी देता हूं, वेरीफाई हो जाता है। या फिर आजकल बैंक अकाउंट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं और बैंक अकाउंट में लॉगिन करके आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? क्या बोला मैंने? अगर कोई इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल हुआ, जैसे मेरा रिटर्न फाइल हुआ, तो मेरा रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? मैं खुद ही करूंगा। कौन करूंगा? मैं खुद ही करूंगा। अगर मान लो, लेकिन मैं जो हूं मैं इंडिया में अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं इंडिया में अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं अवेलेबल इंडिया में नहीं हूं, तो भाई इंडिया के बाहर से भी तो वेरीफाई हो ही सकता है ना। बट मान लो अगर मैं इंडिया में नहीं हूं या फिर मेंटली मैं कैपेबल नहीं हूं वेरीफाई करने के लिए, मैं लोगों पे पत्थर फेंकता हूं करके, ठीक है, मैं लोगों को देखते ही मैं लोगों पे पत्थर फेंकता हूं, तो फिर मेरा रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा पता है? मेरे जो भी मेरे बिहाफ पे वेरीफाई करने के लिए ऑथोराइज्ड है वो पर्सन करेगा। मीन्स कॉम्पिटेंट ऑन द वेरी कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे मान लो मेरी बीवी वगैरह है तो वो वेरीफाई कर सकती है। तो मैंने क्या बोला, अगर नॉर्मली इंडिविजुअल का रिटर्न इंडिविजुअल खुद वेरीफाई करेगा। बोलो खुद करेगा। जैसे आपके पापा ने रिटर्न फाइल किया, उनका वेरीफाई पापा ही करेंगे। बट मान लो अगर फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई पर्सन इंडिया में नहीं है या मेंटली कैपेबल नहीं है, तो उसके बिहाफ पे जो पर्सन वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो पर्सन वेरीफाई करेगा। दूसरा, एचयूएफ का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? बोलो ना, करता। बोलो करता। अरे बोलो करता करेगा। लेकिन करता ही पत्थर फेंकता है, तो अगर करता किसी पे पत्थर फेंकता है, मेंटली कैपेबल नहीं है, या फिर करता इंडिया के बाहर है, तो कोई भी मेंबर कर सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन का बच्चा था, लो बच्चा हाथ लाओ तुमसे वेरीफाई करा लेते, नहीं, ऐसा नहीं बाबू। हाँ, तो कोई भी दूसरा मेंबर कर सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनर। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? मैनेजिंग पार्टनर। बोलो मैनेजिंग पार्टनर। अरे बोलो ना मैनेजिंग पार्टनर। बट अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, किसी फर्म में मैनेजिंग पार्टनर होता ही नहीं, नॉर्मल पार्टनर होते हैं, तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, लेकिन वो एडल्ट होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? एडल्ट, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर पार्टनर फर्म का वेरीफाई नहीं करेगा, कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है जो एडल्ट है। अब अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी, बोलो एलएलपी, तो एलएलपी का रिटर्न वेरीफाई करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो कौन सा पार्टनर? अरे बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी दूसरा पार्टनर भी कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब। अगर और भी कोई सीबीडीटी किसी और पर्सन को प्रिस्क्राइब करती है तो वो भी कर सकता है। कंपनी के केस में रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा? एमडी। बोलो एमडी। लेकिन एमडी है ही नहीं, तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में, बोलो लिक्विडेशन में है, तो लिक्विडेटर वेरीफाई करता है। बोलो कौन वेरीफाई करता है? लिक्विडेटर। तो अगर लिक्विडेशन में है तो रिटर्न वेरीफाई है वो लिक्विडेटर करता है। उसके बाद अगर कोई कंपनी ऐसी है गाइस जिसमें अगर मान लो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016, इसके बारे में आप लॉ में थोड़ा पढ़ोगे, आईबीसी 2016 करके है, तो अगर आईबीसी 2016 में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, अगर कोई कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी आईबीसी में चली जाती है, इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो अगर इंसॉल्वेंसी में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है, वो वाला रिटर्न को वेरीफाई करेगा।
अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनका रिटर्न कौन वेरीफाई करता है? सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब हर पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ बनाया जाता है, दैट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। उसके बाद लोकल अथॉरिटी जो रहती है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह, उसका रिटर्न वेरीफाई करता है प्रिंसिपल ऑफिसर। बोलो कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफिसर। और इसके अलावा गाइस कोई भी अदर पर्सन बच जाता है जो यहां पे कवर नहीं हुआ, इसके अलावा कोई भी अदर पर्सन बच जाता है तो उसका रिटर्न वेरीफाई करेगा पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। बोलो क्या बोला मैंने? पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। बोलो क्या बोला मैंने? पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। तो एक बार से वापस इधर देखो सब लोग, देखो किसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? इंडिविजुअल का रिटर्न, हिमसेल्फ। बोलो हिमसेल्फ। बट इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है या पत्थर फेंकता है, तो कोई भी पर्सन कर सकता है जो उसके बिहाफ पे करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा एचयूएफ का कौन करेगा? करता नहीं है तो कोई भी मेंबर कर सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का कौन करेगा? मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर कर सकता है। एलएलपी का कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी नोटिफाइड। अगर कंपनी की बात करें तो एमडी। बोलो एमडी। बट एमडी नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी नोटिफाइड। अगर मान लो कंपनी लिक्विडेशन में, किसमें? तो लिक्विडेटर करेगा। और अगर कोई कंपनी अगर आईबीसी में है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, तो जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वेरीफाई करेगा, लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, और गाइस एनी अदर पर्सन के केस में पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई है, वो वेरीफाई करेगा। अब एक बात समझना गाइस, यहां एलएलपी के केस में मैंने बताया था एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब। भाई या तो एनी अदर पार्टनर या एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब। यहां पे बोला था एनी अदर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे किसी और पर्सन को प्रिस्क्राइब किया है क्या? तो गाइस लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना है यहां पे, कि पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब आप बोलोगे सर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है एनसीएलटी। बोलो एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो इसमें क्या होता है कि जो एनसीएलटी में कंपनियां जाती है, आपने सुना होगा ना एनसीएलटी में, ये कौन जाती है? जब इंसॉल्वेंट हो जाती है। जब कंपनियां इंसॉल्वेंट हो जाती है या जिनका मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट है वो करप्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी कंपनियों का मैनेजमेंट करप्ट हो जाता है, तो वो कंपनी फिर एनसीएलटी में चली जाती है। तो देखिए क्या दे रखा है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटी and function of the interim resolution professional or resolution professional or a liquidator as the case may be under IBC 2016। तो गाइज इन्होंने क्या बोला, देखो कंपनी के केस में एज वेल एज द एलएलपी के केस में पहले तो बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर या एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब। यहां कंपनी के केस में एनी अदर डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब किसको कर सकते हैं? तो आप समझिए यहां पे ये दे रखा है कि अगर मान लो कोई कंपनी है या एलएलपी है, वो अगर आईबीसी में चली गई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में चली गई 2016 में, तो एनसीएलटी जो है वो एनसीएलटी क्या करती है, किसी पर्सन को अपॉइंट करती है आइदर एज अ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ लिक्विडेटर। तो वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा जब तक कि वो कंपनी एनसीएलटी में रहती है। अब आपको इतना याद रखने की इसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड लास्ट सेक्शन, उसके बाद एक लास्ट सेक्शन और बचेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड लास्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 140A। बोलो 140A। सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बोलो सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ का मतलब क्या होता होगा? असेसमेंट का मतलब असेसमेंट, और टैक्स का मतलब, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ए गाइस आपको एक बात बताओ, कभी भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी इनकम और टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आके असेस करते हैं, खुद करते हैं अपन? भाई पहली बार कौन करता है? खुद करते हैं। अगर डिपार्टमेंट को तुमसे तकलीफ आई तो वो आपको नोटिस भेजेंगे, अदरवाइज तो आप खुद ही असेस करोगे ना। जैसे मेरी इनकम हुई इतनी, मेरा टैक्स इतना भरा, तो असेसमेंट मैं खुद ही करूंगा। इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बोला जाता है? अब एक बात समझना गाइज, हम जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते टाइम क्या हुआ पता है, कि मान लो मेरा टैक्स आ रहा था 1 लाख और इसके साथ साथ में मेरे कुछ ब्याज भी आ रहे थे, इंटरेस्ट 234 ABC वाला, वो मान लो 10,000 आ रहा था। एंड गाइज मैंने लेट रिटर्न फाइल किया था तो फीस भी आ रहा था 5,000। मुझे कितना पे करना पड़ेगा?
हाँ, 1,15,000 पे करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया आपने, तीनों को टोटल किया। 1,15,000 पे करना पड़ेगा, टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस। गाइस, रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ये पे करना मैंडेटरी है। ये पे करो फिर रिटर्न फाइल करो, तो जो टैक्स आता है वो पे करो, फिर आप अपना रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन अगर कभी भी शॉर्ट पेमेंट हो गया, बोलो क्या हो गया, तो क्या माना जाएगा पता है? अगर शॉर्ट पेमेंट हुआ तो सबसे पहले एडजस्ट होगा तुम्हारा फीस, फिर एडजस्ट होगा इंटरेस्ट, और फिर एडजस्ट होगा टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पे करना था 1,15,000 और आपने एक्चुअल में मान लो पे किया, एक्चुअल में पे किया वो सिर्फ 70,000 किया, बोलो 70,000 किया, तो क्या माना जाएगा, आपने क्या क्या पे किया इस 70,000 में? तो यह माना जाएगा कि इस 70,000 में सबसे पहले आपने फीस भरी है 5,000 की, सबसे पहले फीस एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद में यह माना जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया है 10,000 का, एंड बाबू जो लास्ट में बचेगा वो ये माना जाएगा कि इसके बाद में आपने जो है वो 70 में से 15 गया तो कितना, 55,000, तो 55,000 का आपने टैक्स पे किया है। 55,000 है, ये 55,000 का आपने टैक्स पे किया है, ऐसा माना जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि भाई साहब जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, कि आप जब भी रिटर्न फाइल करोगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, assessee रिक्वायर्ड टू पे टैक्स बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बट आफ्टर कंसिडरिंग योर एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। ये मैट क्या होता है, मैट अपने नहीं आता, सीए फाइनल में आता है। मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, रिलीफ, एनी टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड फीस आपको पे करना पड़ता है रिटर्न फाइल करने से पहले। If there is a short payment, then the amount so paid is first adjusted against the fees. पहले आपका फीस एडजस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट एडजस्ट होगा, और उसके बाद आपका टैक्स एडजस्ट होगा। तो जैसे गाइस आपका टैक्स आ रहा था 1 लाख, इंटरेस्ट आ रहा था, ये फीस आ रहा था इतना, 1,15,000 पे करना था, आपने गलत, आपके पास पैसा ही नहीं था, आप सिर्फ 70,000 ही पे कर पाए, तो ये माना जाएगा इसमें से सबसे पहले 5,000 का फीस पे किया है, फिर माना जाएगा 10,000 का इंटरेस्ट पे किया है, और फिर माना जाएगा 55,000 का आपने टैक्स पे किया है। इस प्रायोरिटी में ये आपका एडजस्ट किया जाएगा। अरे बोलो समझा कि नहीं? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस, डन। अब एक और चीज समझना गाइस, इसके ऊपर वाले सेक्शन में एक नोट था कि रिटर्न इज नॉट वेरीफाई, आपने रिटर्न फाइल किया बट उसको वेरीफाई नहीं किया आधार ओटीपी से, तो ये माना जाएगा आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड। दैट इज कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो। चलिए आप एक काम करो, इस एग्जांपल को कहीं चाहिए तो ऐसा लिख लो ना, जरूरी तो नहीं है बट तो भी लिखना है तो लिख लो, बाकी दैट इज नॉट रिलेवेंट। और उसके बाद में हम लास्ट सेक्शन पढ़ना चालू कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? बोलो डन। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब पहले से वॉइड है, स्टार्टिंग से वॉइड। चलो लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे और लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ये बोला बाद में रिमेनिंग वाला टैक्स भरेंगे तो वापस फीस लगेगा, नहीं रे, फीस एक बार ही लगेगा। हाँ जी, चलिए शेरिश, नहीं ना बेटा ऐसा नहीं है। चलो ए बाय, चलो लास्ट सेक्शन बोलो, लास्ट सेक्शन, अरे बोलो ना लास्ट सेक्शन। चलो गाइस, अरे गाइस, आ आए, आ आ लास्ट सेक्शन ऑफ टॉपिक और लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे।
सेक्शन 139(8)A और इसको बोला जाता है अपडेटेड रिटर्न। बोलो क्या बोला जाता है? गाइस एक चीज समझना ना, सब लोग इधर ध्यान दो, एक चीज समझना, सब लोग इधर ध्यान दो, 5 मिनट और फोकस कर दो, आपका काम बन जाएगा। इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो मैं बोलूं तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 कब से चालू होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च 2026 या 6? वेरी गुड बेटा, ये प्रीवियस ईयर है। असेसमेंट ईयर कौन सा है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या नॉलेज है आप लोगों में। यहां पे 31 मार्च 2027 को आपका असेसमेंट ईयर एंड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कब आती है? मैं बताऊं, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपकी यहां पे आती है। हाँ भाई, कब आती है? 139(1) में आती है। नॉर्मली 31 जुलाई 2026 आएगी या 31 अक्टूबर 2026। अगर एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जिन जिन लोगों ने मेरे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया ना करके, ठीक है, डैश पे डैश हो जाएगा, इधर ध्यान दे देना, ठीक है। अगर ये डेट मिस कर जाते हो 139(1) की, तो क्या आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो या नहीं? अरे हाँ या ना? कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो अगर मान लो ये डेट मिस हो गई, तो मैं आपको बोलूं ये डेट मिस हो गई, तो भी आप यहां पे 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। 31 दिसंबर 2026 तक रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 139(4) और इसको कौन सा रेटेड बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। याद आया दीक्षा वाला? बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बेचारी को मोबाइल गूगल पे मैसेज किया था। कहां पे मैसेज किया था? गूगल पे। अब एक बात समझना, हाँ क्या होता? अच्छा, उसमें गूगल पे पैसे भेजने चाहिए थे पहले। हाँ, रिचार्ज के लिए भेज ही रहा है बेचारा हर महीने, और क्या चाहिए। बिलेटेड रिटर्न इस डेट तक फाइल कर सकता है। एक हजूर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस डेट तक फाइल कर सकता है। अब गाइस एक बात बताऊं, इस डेट तक वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अब एक बात बताओ, ये डेट भी चली गई, ये डेट जो है, ये डेट भी चली गई, बोलो चली गई, तो क्या इसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं? पहले तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकता, सीधी सी बात है भाई। ये डेट भी चली गई तो नहीं कर सकता। अरे बोलो नहीं कर सकता। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बोला कर सकता है। अगर ये डेट भी चली गई, रुको 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 रुको, सुनो मेरी बातें पहले। ये डेट भी चली गई तो इसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं? निर्मला सीतारमण जी बोलती है कर सकता है। कब तक कर सकता है सर? पहले बोला हुआ था, लास्ट ईयर तक ऐसा था कि असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक कर सकता है। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किया कि असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल तक कर सकता है। कितने साल? 4 साल तक कर सकता है। बोला तुम रुको ना, तुमको फायदा देते, 4 साल तक कर सकता है। तो बाबू एक बात समझना, ये जो डेट चली गई, इस डेट से लेके और 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, कितने साल? बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? 4 साल। 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो बाबू आप जो है वो 4 साल तक कर सकते हैं। जैसे आपका असेसमेंट ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2027। तो वहां से 4 साल काउंट करो, 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा? अरे बोलो क्या आएगा? 31 मार्च 2031 आएगा। अरे बोलो ना। हाँ, तो गाइस यहां से लेके और यहां तक कुल मिला के आपका जो 4 इयर्स है, वो 4 इयर्स तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। 4 इयर्स नहीं लिखा, लॉ में लिखा हुआ है 48 मंथ। बोलो क्या लिखा हुआ है? 48 मंथ। तो 48 मंथ क्या हो जाएगा? 4 इयर्स। 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्या बोला?
4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मतलब यहां से जैसे ये डेट चली गई, जैसे ही ये डेट चली गई और भाई साहब आप लोग जो है वो रिटर्न फाइल करना भूल गए, ना तो नॉर्मल कर पाए ना बिलेटेड कर पाए, अब उसके बाद क्या बोला, रुको करने देंगे, आपको करने देंगे। कब तक करने देंगे पता है? आपके असेसमेंट ईयर के एंड से भी 4 साल के अंदर अंदर है वो आप यहां पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न को बोलेंगे अपडेटेड रिटर्न। बोलो क्या बोलेंगे? अपडेटेड रिटर्न। आप बोलोगे सर तो मजा आ गया क्योंकि हर कोई यही करेगा करके, ठीक है, हर कोई यही करेगा। बोला नहीं रिटर्न फाइल करना, नींद आ जाएगी। बोला नहीं करना, कर लेंगे बाद में, बड़े बाद में कर लेंगे। 4 साल है अपने पास में, असेसमेंट ईयर भी पूरा हो गया, 4 साल है, 4 साल तक कर लेंगे। मैडम ने बोला रुको जरा, सब्र करो। अगर आप यहां ये डेट भी चली गई और अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, बोलो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है तुमको? अगर ये अपडेटेड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर जो पूरा हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं, बोलो कितने साल के अंदर अंदर? 1 साल, मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर कर रहे हैं, तो बाबू आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो भी आपका एक्स्ट्रा टैक्स, जो भी टैक्स आएगा और इंटरेस्ट आएगा वो तो आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा? 25%। 25% मैडम को एक्स्ट्रा टीका लगाना पड़ेगा, लो एक्स्ट्रा करके, ठीक है। अब एक बात समझ, ये 1 साल के बाद फाइल कर रहे हैं, 1 साल के बाद फाइल कर रहे हैं, बट बाबू 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर, तो यहां पे मैडम को आपको 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 50% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट है वो मैडम को पे करना पड़ेगा। एंड बाबू अगर आप 2 साल के बाद में कर रहे हैं बट 3 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं, तो बाबू आपको 60% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 60% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप 3 साल के बाद में कर रहे हैं और 4 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं, तो आपको 70% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 70% आपको एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट है वो आपको मैडम को पे करना पड़ेगा। तुम आपस में बात मत करो प्लीज। देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। गाइज नॉर्मली आपका बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट होता है दैट इज 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर। बट अगर बिलेटेड रिटर्न का टाइम चला गया तो उसके बाद भी क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। एक सेक्शन डाली गई है 139(8)। बोलो कौन सी सेक्शन है? 139(8)। और इसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। बोलो क्या बोलते हैं? अपडेटेड रिटर्न। और अपडेटेड रिटर्न वाली सेक्शन क्या बोलती है कि बाबू आप कर सकते हैं कब तक पता है? असेसमेंट ईयर के एंड होने से भी 4 साल के अंदर अंदर। असेसमेंट ईयर के एंड होने से 4 साल के अंदर अंदर 31 मार्च 2027 को आपका असेसमेंट ईयर एंड हुआ तो भी आप 31 मार्च 2031 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? जैसे आपके 139(4) की डेट चली गई तो इसके बाद में अगर आप कर रहे हैं और 1 ईयर के अंदर अंदर कर रहे हैं तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगर 2 इयर्स में कर रहे हैं तो 50% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगर 3 इयर्स में कर रहे हैं तो 60% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट। एंड 4th ईयर में कर रहे हैं तो 70% एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो जो टैक्स आएगा वो तो पे करना ही है, इंटरेस्ट आएगा वो भी पे करना है और उस पर एक्स्ट्रा और करना है। और एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? पहले साल के अंदर अंदर किया तो 25%, फिर 50%, 60%, 70%। क्या बोला मैंने? 25%, 50%, 60% एंड 70%। इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। अब एक चीज समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और आपको बताऊंगा, फिर आपको लगेगा यार ये तो जोरदार चिटिंग कर रही है मैडम। देखो ऑल पीपल पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, मान लो आपने कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। बोलो नो रिटर्न। अरे बोलो नो रिटर्न। और सीधा आप रिटर्न फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न 139(8)। क्योंकि टाइम चला गया था तो सीधा आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया। क्या कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर आपने पहले ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है अंडर सेक्शन 139(1) में,
या अंडर सेक्शन 139(4) में भाई नॉर्मल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न पहले आपने ऑलरेडी कर दिया है, पहले रिटर्न एक बार फाइल किया था बट उसमें कुछ इनकम लिखना भूल गए थे, अब उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते, टाइम भी चला गया है। तो अगर सर पहले रिटर्न फाइल कर दिया है बट अब उस रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो क्या हम 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे आपने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है या यहां पे आपने पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है और अब आप क्या करते हैं, उस रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, उस रिटर्न में कुछ गलती थी तो अपडेट करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा टैक्स एंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं बताए, अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया था, पहले रिटर्न मान लो रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसमें आप लॉसेस बताना चाहते हैं, आप अपडेटेड रिटर्न में लॉसेस बताना चाहते हैं, तो क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। मैडम बोलती है नहीं नहीं, आप लॉस बताओगे तो मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने नहीं दूंगी, प्रॉफिट बताओगे तो ही अपडेटेड रिटर्न फाइल करने दूंगी, अगर लॉस बताओगे तो मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने नहीं दूंगी। अब एक चीज समझना, हुआ क्या चौथा पॉइंट, मान लो गाइस पहले आपने रिटर्न फाइल किया था 139(1) में, आपने पहले रिटर्न फाइल किया था और पहले रिटर्न फाइल करके आपने अपनी इनकम जो है वो मान लो 25 लाख बताई थी, पहले इनकम 25 लाख बताई थी। अब आप उस रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं और आप लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल करके और अपनी इनकम को 18 लाख बताना चाहते हैं, मतलब पहले आपने इनकम ऑलरेडी 25 लाख बताई थी रिटर्न में, आपने कुछ गलती वलती हुई, अब आप बोलते हो मेरा अपडेटेड रिटर्न ले लो और उसमें इनकम बताते हैं 18 लाख, क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज ना बाबा ना। अपडेटेड रिटर्न में मैडम बोलती है इनकम कम करने नहीं दूंगी, अपडेटेड रिटर्न में मैडम बोलती है कि तुमको इनकम कम करने नहीं दूंगी। अगर अपडेटेड रिटर्न में आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इनकम को 25 लाख करना, 25 लाख आपने इनकम ऑलरेडी पहले बताई थी और अब आप इनकम को मान लो 35 लाख करना चाहते हैं, इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे आपको इनकम को बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आप कब करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जैसे मान लो आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, आप एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या उसी साल का वापस से रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आपने 139(8)A में एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो वापस उस साल का अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता, उस साल का वापस से आप रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था और सीधा आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप जो है वो 139(1) में या 139(4) में पहले रिटर्न फाइल किया था, अब आप अपडेटेड रिटर्न उस साल का फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अपडेटेड रिटर्न में लॉस बताना चाहते हैं तो आप नहीं बता सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर पहले रिटर्न फाइल किया था उसमें इनकम 25 लाख बताई थी, अब आप अपडेटेड रिटर्न में इनकम को कम करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट अपडेटेड रिटर्न में आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आंसर इज यस। अगर एक बार अपडेटेड रिटर्न आपने पहले फाइल कर चुके थे और अब आप वापस अपडेटेड रिटर्न अगर उसी साल के लिए करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस। चलो अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट, ऑल पीपल पे अटेंशन। गाइस जैसे मान लो एक असेसमेंट ईयर है 24-25, 2 साल पहले का असेसमेंट है 24-25, आपके एग्जाम के लिए 26-27 है। इस साल में क्या हुआ, आपने लॉस रिटर्न फाइल किया था, लॉस रिटर्न फाइल किया था और लॉस था आपका 5 लाख का और रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था तो 5 लाख का आपका लॉस था। समझना हो लास्ट पार्ट, बस हो गया, बस 5 लाख का लॉस था। अब आपने लॉस था तो ये लॉस को आपने अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया होगा। अरे बोलो किया होगा, कैरी फॉरवर्ड किया होगा।
आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा। एक बात बताओ, कैरी फॉरवर्ड करके आपने असेसमेंट ईयर में मान लो 25-26 में आपका कोई पीजीबीपी का इनकम था, बोलो इनकम था 12 लाख। तो पीजीबीपी का इनकम था 12 लाख, मैं आजकल पता नहीं 1 जीरो ज्यादा ही लगा रहा हूं, 12 लाख था। तो ये जो लॉस है, ये लॉस इस साल में क्या हुआ होगा? गुलू गुलू हुआ होगा, गुलू गुलू हुआ होगा, सेट ऑफ। तो आपने 5 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया, बोलो क्या कर दिया? 5 लाख का लॉस सेट ऑफ कर दिया। और इस साल की इनकम आपने कितनी बताई होगी? 7 लाख। ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं। अब गाइस मान लो मैं जो बोलने जा रहा हूं उस वर्ड्स पे ध्यान देना। अब आपने क्या किया? इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, लॉस वाले ईयर का। अब लॉस वाले ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, और अपडेटेड रिटर्न फाइल करके और इस साल में आपने पीजीबीपी का इनकम बता दिया, मान लो 9 लाख रुपए। पहले आपने क्या बताया था? लॉस। अब क्या बताया? 9 लाख प्रॉफिट बताया। तो आप अगर प्रॉफिट बताते हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इस साल का आपने प्रॉफिट बताया और 139(8)(a) में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया, बोलो कर दिया। अरे बोलो कर दिया, अरे बोलो कर दिया, कर दिया। अब एक बात बताओ, जब इस साल का अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल किया तो मैं बोलूं इस साल का भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहले जो लॉस थे, ये लॉस आप अगले साल ले जाके गुलू गुलू करा चुके हो। तो भैया ये तो आपने गलत किया, क्योंकि अब तो आपके लॉस बदल के कहां चले गए? प्रॉफिट हो गया। लॉस को बदल के आपने प्रॉफिट हो गया। तो बाबू जब इस साल का अपडेटेड रिटर्न आपने फाइल किया है और इस साल का पहले का लॉस था जो अगले साल जाके सेट ऑफ ले लिया है, तो अगले साल का भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बोलो क्या बोला मैंने? अगले साल का भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अरे बोलो समझा के नहीं? यस और नो? चलिए आ जाइए सब लोग अपनी बुक में। बुक मतलब हाँ आपके पास नहीं है, इधर देखिए मेरे पास है। हाँ दिखाते हैं ना आपको, इधर देखो। हाँ 139, अरे यार 139(8)(a), ये पता नहीं हर बार मैं गलती कर ही देता हूं। इसको ब्रैकेट में लिखना है 8(a) को। अगर आपके पास बुक आई है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, अपडेटेड रिटर्न। ये बोलो अपडेटेड रिटर्न। ये पॉइंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। Any person may furnish an updated return of his income or income of any other person in respect of which he is assessable। जैसे मान लो मेरे बेटे का इनकम मेरे हाथ में क्लब होता है तो उसका। This section is applicable from 1st April 2022 से आई थी। टाइम लिमिट, अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड विद इन 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 का अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हो, क्योंकि असेसमेंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026 को, तो आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2030 तक। हु कैन सबमिट द अपडेटेड रिटर्न? कौन फाइल कर सकता है? Updated return can be submitted by any person whether or not he has furnished the return under section 139, 1, 4 and 5। पहले आपने रिटर्न फाइल किया था या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। कुछ अदर पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको नोट करने हैं। पहला, if the person has sustained a loss for any previous year and he has already submitted the return of loss for that year within the time limit under section 139(1), मतलब किसी को लॉस हुआ था और उसने रिटर्न फाइल किया था, इफ ही कैन फर्निश द अपडेटेड रिटर्न, वो इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन उसको रिटर्न में प्रॉफिट बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो देखिए इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, देखिए समझना। इफ अ पर्सन has sustained a loss in any previous year and he has already submitted the return of loss for that year within the period given under section 139(1), he can furnish an updated return, but where such return is a return of the income। आपको return of income बताना पड़ेगा updated return में। दूसरा पॉइंट, if the result of submitting updated return, the quantum of carry forward losses or unabsorbed depreciation or AMT credit is to be reduced from any subsequent year। जैसे आपका लॉस था इस साल, आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तो ये लॉस लैप्स हो गया, अब ये लॉस की जगह तो प्रॉफिट है, तो अगले साल जो सेट ऑफ किया है तो अगले साल का भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देन एन अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड फॉर ईच ऑफ सबसिक्वेंट ईयर। भैया सबसिक्वेंट ईयर के लिए भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, तो अपडेटेड रिटर्न कब आप सबमिट नहीं कर सकते? पहला, इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस, अगर आपका अपडेटेड रिटर्न है वो रिटर्न ऑफ द लॉस है तो लॉस नहीं बता सकते आप अपडेटेड रिटर्न में। दूसरा, अपडेटेड रिटर्न has been already furnished under section 139(8)(a) for the any relevant assessment year, मतलब आपने एक बार अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो फिर वापस आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, if the updated return has effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return furnished under section 139(1), 4 and 5, मतलब आप जो है वो अपडेटेड रिटर्न में अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकते। कम करोगे तो फाइल नहीं करने को मिलेगा, या फिर अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड नहीं ले सकते, या इंक्रीज इन द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139(1), 4 and 5 ऑफ सच पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो अपडेटेड रिटर्न में बाबू आप टैक्स लाइबिलिटी कम नहीं कर सकते, आप रिफंड नहीं ले सकते, या रिफंड को बढ़ा नहीं सकते, ये सब आप अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते। अब एक बात समझना, होता क्या है, अपडेटेड रिटर्न टू बी अकंपनीड बाय द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडिशनल इनकम टैक्स, आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, कितना आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा, तो देखो, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ इट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 139(4)(5), मतलब जो आपका 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है उसके बाद में फाइल कर रहे हो, बट विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा, सरचार्ज आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा और इंटरेस्ट आएगा, उसकी टोटल करो, वो तो भरना ही है, उस पर 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर 12 मंथ के बाद किया बट 24 मंथ के अंदर अंदर किया तो 50% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। अगर 24 मंथ के बाद किया, 36 मंथ के अंदर अंदर किया तो 60% करना पड़ेगा। एंड गाइस 36 मंथ के बाद किया, 48 मंथ के अंदर अंदर किया तो आपको 70% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? चलो, जितना समझा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए और आप समझने की कोशिश करना एक एक चीज को। एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय द आईसीआई। तो आईसीआई का ये क्वेश्चन है, बस आपको पीछे का जितना था वो समझ में आया नहीं आया, ये समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे देखिए क्या दे रखा है। ऋषि, अ 34-year resident individual did not file his return of income for the assessment year 2021। 2021 का उसने रिटर्न नहीं भरा, असेसमेंट ईयर 21-22 का भी नहीं भरा, 22-23 का भी नहीं भरा, एंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ही हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन द 31 जुलाई 2023। लेकिन उसने 23-24 का रिटर्न फाइल किया था, वो 31 जुलाई 2023 को किया था। ही फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑन 139(8)(a) में ऑन 30 अप्रैल 2025। उसने 30 अप्रैल 2025 को असेसमेंट ईयर 24-25 का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया। तो देखो बेटा, पहले तो उसने असेसमेंट ईयर 20-21, 21-22, 22-23 का रिटर्न ही नहीं भरा था। असेसमेंट ईयर 23-24 का उसने रिटर्न भरा था 31 जुलाई 2023 को, तो ये टाइम में पे भरा था, ये आपने 139(1) में फाइल किया होगा। अब एक बात समझना, एंड असेसमेंट ईयर 24-25 का, असेसमेंट ईयर 24-25 का उसने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है अंडर सेक्शन 139(8)(a) ऑन द 30 अप्रैल 2025। आपसे पूछा क्या है, He gives the following information regarding the each of the assessment year, कि भैया हर साल के असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल दे रखी है। सबसे पहला, डिक्लेयर्ड इनकम अंडर सेक्शन 139(1), मतलब 139(1) मतलब रिटर्न फाइल किया था तो, या फिर अभी ये रिटर्न फाइल कर रहा है 139(8)(a) में, दैट इज अपडेटेड रिटर्न में, ये इनकम कितनी बता रहा है। दूसरा, टैक्स लाइबिलिटी ऑन द टोटल इनकम बिफोर टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका टैक्स लाइबिलिटी ये आ रहा है इन सालों का। उसका टीडीएस है वो इतना कटा हुआ है, इंटरेस्ट है वो इतना आ रहा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो इतना पे किया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है वो ध्यान देना है, अभी तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की बातें चल रही थी। पूछा क्या है, इन मई 2025, भाई मई 2025 में इसको कुछ दिमाग में बत्ती जलती है। क्या बोलता है मई 2025 में, ध्यान देना। हाँ, मई 2025 अभी, ऋषि केम टू नो अबाउट द लॉसेस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹2 लाख which he forget to claim while filing the return of income for the assessment year 23-24।
भाई 23-24 का उसने रिटर्न फाइल किया था और उसमें हाउस प्रॉपर्टी के 2 लाख के लॉस थे, वो लेना रह गया था, भूल गया था बेचारा। मोर एवर in the assessment year 24-25 he has earned the dividend income of 45004150 from A limited and B limited respectively, which he has not been reported to his return under section 139(8)(a). उसने जो अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है उसमें ये रह गया है बताना, ये उसका 4500 एंड 4150 है, ये उसका रह गया है बताना अपडेटेड रिटर्न में, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल किया है। अब आपसे पूछा क्या इन्होंने, ही अप्रोच यू ऑन द 16 मई 2025 को आप लोगों को अप्रोच किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, आप टैलेंटेड लोगों, टू फाइल हिज अपडेटेड रिटर्न फॉर ऑल द असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 139(8)(a). ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम ये सब सालों के अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इस डेट को 16 मई 2025 को आपसे पूछा है। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज इनकम टैक्स रिकॉर्ड, उसने जो धांधलियां कर रखी है उसको सबको खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ले। आपसे पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सजेशन फॉर विच द असेसमेंट ईयर ऋषि कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न एंड टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। आपको बताना है कि कौन से ईयर के लिए ऋषि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है और अगर करता है तो उसको कितना टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो पे करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहली चीज मुझे एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22, 22, 23 के लिए उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था, तो मैं बोलूं इस साल का तो कोई रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ है। अरे बोलो हां, अरे बोलो हां, इन सालों का रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं है। इस साल का हुआ था 23-24 का, और असेसमेंट ईयर 23-24 का 31 जुलाई 2023 को हुआ था, 139(1) में हुआ था। एंड गाइस इस साल का तो इसने असेसमेंट ईयर 24-25 का तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है ऑन द 30th अप्रैल 2025, 139(8)(a) में ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो चुका है। अब आपसे पूछा है कि क्या ये इन सालों का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं। एक बात बताओ, और ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है ऑन द 16 मई 2025, बोलो 16 मई 2025। अरे बेटा मुंह में दही डाला हुआ है, बोलो क्या बोला मैंने, 16 मई 2025 को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम कितने साल तक कर सकते हैं अपडेट? 4 साल। 4 साल कहां से लिए जाते हैं? एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल। अब मुझे एक बात बताओ, इसका पहला असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर 2021, तो इसका अपडेटेड रिटर्न कब तक आ सकता है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 4 साल काउंट करो ना, 31 मार्च 2025 तक आएगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2021, और 31 मार्च 2021 से 4 साल का काउंट करोगे तो बाबू यहां पे 4 इयर्स होगा 31 मार्च 2025 तक। अब मुझे एक बात बताओ, अपन कौन सी डेट को फाइल करना चाहते हैं? अरे अपन कौन सी डेट को फाइल करना चाहते हैं? हाँ 16 मई 2025। तो मैं बताऊं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो भैया इस साल के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 4 साल का टाइम लिमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या दे रखा है, सबसे पहले आपका यहां पे क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? For assessment year 2021, since the period of 48 months from the end of the relevant assessment year expire on 31st March 2025, updated return cannot be furnished on the 16 May 2025 for the assessment year 2021। तो आपको उस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, उस साल का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब एक बात समझना, उसके अगले साल का, तो इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल का आपका टैक्स लाइबिलिटी 5,60,000 था, मतलब आप लोगों का जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 560 था, लेकिन आपका टीडीएस कटा हुआ है 10 लाख। एक बात बताओ, आपके टैक्स में से अभी तक टीडीएस लेस नहीं किया था, आप अगर टीडीएस लेस करोगे तो फिर आपको रिफंड मिल जाएगा ना? अरे बोलो हाँ। भाई इन्होंने क्या बोला कि आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑन द टोटल इनकम बिफोर टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो आपका 5,60,000 है, आपका टीडीएस कटा हुआ है 10 लाख, तो बेटा यहां तो रिफंड का केस आ जाएगा। तो रिफंड के केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।
रिफंड के केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। Since the period of 48 months from the end of the assessment year is expired on 31st March 2026, updated return can be filed on the 16 May 2025 for the assessment year 21-22. However, the amount of tax payable is 560 and TDS 10 lakh है। In such a case, the refund of 4,40,000 बन रहा है would arise and updated return cannot be furnished for the assessment year 21-22। 21-22 के लिए आप updated return फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपका रिफंड है। रिफंड के केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। चलिए उसके अगले साल क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ऑल पीपल पे अटेंशन। देखो बेटा, उसके अगले साल क्या हुआ, उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो 630 है, उसमें से उसका टीडीएस कटा हुआ है 2 लाख। तो मुझे बताओ लेस करो कितना आता है, 630 माइनस टीडीएस, हाँ कितना आया, 4 लाख। अरे बोलो ना 4,30,000, 4,30,000। अब उसका इंटरेस्ट लगा है 90,000, तो ऐड करो 90 कितना आता है, 510। और उसने ऑलरेडी 520 आएगा ना, तो 520 आया। अब एक बात बताओ, उसने ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले भरा हुआ है, तो बेटा एक बात बताओ, 1 लाख सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले भरा हुआ है, तो अब कितना भरना पड़ेगा, 420। हाँ भाई, ये टैक्स और इंटरेस्ट आया। अब क्या, जब पे करना आ रहा है, तो एक बात बताओ, इस साल का अपडेटेड रिटर्न, कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, तो इस साल का अपडेटेड रिटर्न वो 4 साल के अंदर अंदर कर सकता है। कब तक कर सकता है, 31 मार्च 2027 तक कर सकता है। और बेटा ये कौन सी डेट को कर रहा है, 16 मई 2025 को कर रहा है, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। आंसर इज यस, कर सकता है। लेकिन जब ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो सर कितना एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो एक बात बताओ, रुको, असेसमेंट ईयर 22-23 का एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। हाँ भाई, 24 तक एंड 1 साल हुआ, 25 एंड 2 साल हुआ, और ये तो बेटा एक बात बताओ, 16 मई 2025, मतलब मैं बोलूं 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर कर रहा है भाई। असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर कर रहा है। अब देखो, पहले साल असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल में किया तो 25%, 2 साल में किया तो 50%, 3 साल में किया तो 60% और 4 साल में किया तो 70%। तो 25, 50, 60 एंड 70। तो मैं एक बात बताऊं, यहां 2 साल के बाद और तीसरे साल के अंदर अंदर, तो मैं बोलूं 60% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अरे बोलो ना हाँ, तो 60% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब कितना आता है, 2,52,000। तो आपको पे करना पड़ेगा, एक तो 420 पे करना पड़ेगा और एक आपको 2,52,000 पे करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के मैं बोलूं 6,72,000 है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। हाँ 2,52,000 ही आया ना। देखो क्या दे रखा है, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, since the period of 48 months from the end of the assessment year 22-23 expire on 31st March 2027, updated return can be furnished on the 16 May 2025. Since the updated return would be the furnished after the expiry of the 2 years but be within the 3 years, तो एडिशनल इनकम टैक्स आपको 60% है वो पे करना पड़ेगा। एडिशनल इनकम टैक्स है वो आपको 60% है वो पे करना पड़ेगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ है कुछ क्या, रुको 60% पे करना पड़ेगा। एग्रीगेट ऑफ द टैक्स आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन द, जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह है और इंटरेस्ट वगैरह को कंसिडर करना पड़ेगा। ऋषि रिक्वायर्ड टू पे द एडिशनल टैक्स ऑफ द 2,52,000 पे करना पड़ेगा, दैट इज 60% ऑफ द 5,20,000, सॉरी 4,20,000। तो 4,20,000 का 2,52,000 60% पे करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये कैसे आया आपका 4,20,000, तो आपका 3,30,000। एक बात बताओ, टैक्स कितना था, 630 था, 630 था ना, सही तो था, 630 था, माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस 90,000। ये 90 प्लस क्यों किया था, इंटरेस्ट वाला, ठीक है। हाँ तो भैया इन एडिशन टू द टैक्स पेबल ऑफ 3,30,000, हाँ 3,30,000,
इंटरेस्ट 90,000 और आपको लेट फीस भी है वो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा करके, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो लास्ट पार्ट, उसके पहले एक बात समझो। अब इस साल का आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मन है, असेसमेंट ईयर 23-24 का, बट 23-24 में आप जो है वो कुछ लॉस लिखना रह गया था। देखिए इस साल का 23-24 का आपका कुछ लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का, और वो लॉस लिखना रह गया था, और आप लॉस बता रहे हो। और आप एक बात बताओ, जब लॉस बता रहे हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। और दूसरी चीज, लास्ट वाले साल का अपडेटेड रिटर्न इसलिए फाइल नहीं होगा क्योंकि आप एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो। अगर एक बार आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो उस साल का वापस से आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा करके। 1 लाख माइनस क्यों किया? क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स था ना, तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने 1 लाख पहले पे कर रखा था, तो इसके लिए उसका क्रेडिट दे दिया, माइनस कर दिया। ये लास्ट 2 पॉइंट पढ़ लीजिए आप एक बार, ये लास्ट के 2 पॉइंट एक बार आप पढ़ लीजिए, लास्ट के 2 पॉइंट है वो एक बार आप पढ़ लीजिए। लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ लीजिए आप। चलो लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ लिए? अरे बोलो डन, अरे बोलो ना डन। चल असेसमेंट ईयर 22-23 वाले में तो आप क्या कर रहे थे ना, तो असेसमेंट ईयर 22-23 में इतना आपका जो है वो आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, इतना टैक्स भर रहे हो, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बाबू ये जोड़ो, इन दोनों को लेस कर दो, जो बचेगा उस पे आपको 60% और आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। देखो फीस पे नहीं, फीस का नहीं, आपको जो ये 25% या फिर आपको जो भरना पड़ता है, ये जो 25% भरना पड़ रहा है, या 50%, 60%, 70%, ये जो पे करना पड़ता है ना, ये टैक्स का, सरचार्ज का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड इंटरेस्ट का। यहां पे फीस का जिक्र नहीं किया हुआ। फीस 5,000 आपको पे अलग से करनी पड़ेगी करके, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, आप अपनी बुक पे आ जाओ, क्वेश्चन वाली बुकलेट पे आप अपनी क्वेश्चन वाली बुक पे आओ। बेटा बुक तो निकालनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। असेसमेंट ईयर 24-25 का अपडेटेड रिटर्न इसलिए ऋषि फाइल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी कर लिया है, उस साल का उसने रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो किसी भी साल का अगर एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो वापस आप उसी साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। चलिए ब्रेक दे रहे हैं, 5-10 मिनट में ब्रेक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ए भाई पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है। मिसेस हेतल, एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर। हेतल जो है वो ब्यूटी पार्लर का धंधा कर रही है, मतलब ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर रही है। ब्यूटी पार्लर, लोगों को सुंदर बनाने का बिजनेस कर रही है। हैज गॉट हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। उसकी ऑडिट भी होती है, ठीक है, बुक्स की ऑडिट हो रही है। हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 6,35,000। शी वांट टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स थ्रू द टीआरपी। क्या वो टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल करा सकती है? नहीं। अरे यस और नो, यस और नो। दो लोग टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकते, कंपनी एंड ऑडिट पार्टी। सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशन पढ़ो। सॉल्यूशन पढ़ो। डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। स्टेट विद द रीजन
वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसी के दो स्टेटमेंट है, उनसे आप अग्री कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो आपको बताना है। पहला, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एलएलपी कुड बी वेरीफाई बाय एनी पार्टनर, क्या कोई भी पार्टनर वेरीफाई कर सकता है? नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी पार्टनर कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखिए क्या दे रखा है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) इन केस ऑफ मिस्टर ए हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ द 160 लाख। एक बात बताओ, 160 लाख का टर्नओवर है, मतलब 1.6 करोड़ का टर्नओवर है। अरे बोलो ना, हाँ 1.6 करोड़ का टर्नओवर है एंड 100 लाख उसको कैश में मिला है, तो उसके लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट वेदर और नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD इज 31 अक्टूबर। क्या हमेशा उसके लिए ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाएगा? एक बात बताओ, वापस से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। टाइम लिमिट फॉर द रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) इन केस ऑफ मिस्टर ए हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ द 160 लाख। 160 लाख का मतलब होता है 1.6 करोड़। इसमें 1 करोड़ है वो कैश वाला टर्नओवर है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। वेदर और नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD, क्या उसके लिए हमेशा ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा? आंसर इज नो। गाइस एक बात बताओ, अगर वो 44AD ले लेता है, 44AD कब तक ले सकते हैं? जब आपकी टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ है और कहीं कहीं 3 करोड़ था। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप 44AD ले सकते हो, और जब आपने 44AD लिया है तो मैं बताऊं आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 जुलाई 2026। बट अगर आपने मान लो 44AD नहीं लिया, आप अपनी इनकम कम बता रहे हो, तो 44AD नहीं लिया, इनकम कम बताते हो, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, और ऑडिट कराने के केस में आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। 31 अक्टूबर आपकी ऑडिट की ड्यू डेट हो जाएगी। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट होती है तो आप फिर कैप में आ जाते हैं। CAP, दैट इज द कंपनी ऑडिट पार्टी एंड पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया था क्या घर पे जाके? हाँ, डाउट कोई? हाँ भाई, अरे यस और नो किया था? हुआ? 12 घंटे पढ़ने के बाद भी होमवर्क किया है? वेरी गुड, चलो अच्छी बात। इट्स वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सच्ची, मतलब मैं चाहता, मतलब अवार्ड दे देता, अगर मैं तुमको भारत रत्न दे पाता तो दिला पाता भारत रत्न, नहीं तो मैं नोबेल पीस प्राइज दिला देता आपको। ठीक है, चलो इधर देखो। ये भाई, आपको ट्रू फॉल्स तो पता चलता ही है, तो ट्रू फॉल्स ही है। देखो, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, आपको बताना है। विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, पहला देखो, पहले वाला जो पॉइंट है ना, वो आपको जैसा दे रखा है वैसा ही देख लेना है। द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू अलॉट द पेन टू एनी पर्सन बाय होम नो टैक्स इज पेबल। क्या एओ के पास ये पावर है कि एओ चाहे तो किसी भी पर्सन को पेन नंबर दे सकता है, अलॉट कर सकता है, भले उसका टैक्स पेबल है या नहीं? आंसर इज यस। ऐसा प्रोविजन होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है तो आपको पेन नंबर अलॉट कर सकता है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर मान लो करता है वो इंडिया में है ही नहीं या पत्थर फेंकता है, द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी एडल्ट मेंबर, और मेल फीमेल की तो बात ही नहीं हुई है, तो एनी एडल्ट मेंबर कर सकता है, और वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संतोष भी कर सकता है करके, ठीक है? संतोष था ना वो बंदा, गणेश गणेश गणेश, नॉट संतोष। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने होमवर्क में किया होगा, उसमें कुछ था नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ए भाई प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Akash has undertaken certain transaction during the financial year 25-26 which are listed below. You are required to identify the transaction in respect of which quoting of PAN is mandatory in related document. क्या इसको पैन कार्ड का कॉपी लगाना है या नहीं, पैन कार्ड देना है या नहीं? उसमें सबसे पहला, पेमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000 पे किया है अकाउंट पे ही चेक से। कल मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 से ज्यादा पे करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो बाबू यहां पे जो है वो 50,000 से ज्यादा लेते हैं तो ही आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, यहां 50,000 से ज्यादा नहीं है तो पैन कार्ड नहीं लगाना। दूसरा,
पेमेंट ऑफ 1 लाख टू द 5-स्टार होटल फॉर द स्टे ऑफ 5 days विद फैमिली आउट ऑफ विच 60,000 वॉज पेड इन कैश। मैंने बोला था होटल का या रेस्टोरेंट का 50,000 से ज्यादा का बिल कैश में है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आंसर इज यस, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट ऑफ 80,000 थ्रू द ECS थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग द डिबेंचर ऑफ द ए लिमिटेड ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब एक इंडियन कंपनी है ए लिमिटेड और उसके डिबेंचर खरीदे, तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं या RBI के बॉन्ड्स खरीदते हैं, अगर वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो उसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट पार्ट, पेमेंट ऑफ 95,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर द थॉमस कुक टू द ट्रेवल टू द दुबई फॉर द 3 days। अगर मान लो दुबई ट्रेवल के लिए गए तो उसमें क्या पैन कार्ड लगाने की जरूरत है? आंसर इज नो। अब एक बात समझना, और यहां पे आपने जो पेमेंट किया है, एक बात समझना, चेक से किया है। मैंने बोला था फॉरेन ट्रेवल के लिए जो करेंसी खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो ही पैन कार्ड लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना, तो यहां पैन कार्ड नहीं लगाना। और लास्ट वाला, आपने SBI का क्रेडिट कार्ड लिया, तो मैंने कल बताया था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड का कॉपी लगाना पड़ेगा। तो एक छोटू सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क में था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कुछ पॉइंट थे कि भैया अगर मान लो आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, बिलेटेड फाइल करते तो आपके केस में क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डे मतलब बिफोर ब्रेक डे। व्हाट इज द फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एक बात बताओ, रिटर्न आपने लेट फाइल किया तो आपको कितना फीस लगेगा? 5,000। और अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो 1,000, तो कितना लगेगा? 1,000। दूसरा, टू हुम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA आ मतलब आधार नंबर रिलेटिंग टू कोटिंग, आधार नंबर डू नॉट अप्लाई। एक बात बताओ, वो 4 लोगों पे नहीं लगता था? जो भी, एक तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर मेघालय या फिर तुम्हारा आसाम का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन सिटीजन या जिसका 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज हो गया है, बेचारे को उसको गुलू गुलू लिंक कराने की जरूरत नहीं, उसको भगवान से लिंक कराना है, ऐसा मैंने बताया था ना। तो उसको अपने आप को लिंक है वो भगवान से कराना है। तो बाबू ये 10 क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक में दे रखे हैं। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बता दो, सर एक बात बता दो, सर हम आपसे पूछ लेते हैं, एक बात बता दो, क्या एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं क्या? किसी ने बोला सर ये क्वेश्चन में तो प्रैक्टिकल तो कुछ था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, इस क्वेश्चन में सिर्फ थियोरेटिकल था। तो चलो प्रीवियस ईयर आपके एग्जामिनेशन अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपका, एक बात बताओ, आपका 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 कौन सा इंटरमीडिएट में हो फाइनल में हो तुम? हाँ, प्रीवियस ईयर सजेस्टेड आंसर मॉक टेस्ट पेपर, एग्जाम के पेपर कहां है यार? ICAI की वेबसाइट पे हूं मैं, एग्जाम पेपर करके भी तो एक होता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इंटरमीडिएट। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट, अच्छा टैक्सेशन। हाँ, टैक्सेशन में ये भी 9 सितंबर 2025 को पेपर हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर को हुआ था। तो चलो इसमें ना, इसका क्वेश्चन जो रहता है वो कहां आता है मैं बता दूं, ये लास्ट में आता है, लास्ट में। ये जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको लगेगा कि भाई साहब एक बात बताऊं, आपको लगेगा मजा आ गया। क्या लगेगा? मजा आ गया। और वो भी और में आता है बहुत बार, और दोनों में से 2 में से एक करना है। पहला, इस बार 4 मार्क का क्वेश्चन 2 आए थे, दोनों में से एक करना था, और दिया था। और पहला, स्पेसिफाई द पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। एक ही बनता था, पता है, सीनियर सिटीजन जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, सीनियर सिटीजन जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है। नीरज भैया वाला एग्जांपल दिया था, तो उसको एडवांस टैक्स नहीं भरना है, बाकी सबको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर है। 4 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम में, 2 लाइन लिखने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और क्या है, स्टेट विद द अप्रोप्रिएट रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे। पहला, ऑल इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली वंस। एक बात बताओ, क्या ये फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स। भाई ऐसा लिखना है, रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज n नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट। सिर्फ अपडेटेड रिटर्न एक बार फाइल कर दिया तो उसको वापस से अपडेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) कैन नॉट बी फाइल इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न। भाई ओरिजिनली आपने लॉस फाइल किया था तो अपडेटेड रिटर्न कर तो सकते हैं, बट अपडेटेड रिटर्न में क्या बताना पड़ेगा? प्रॉफिट। क्या बताना पड़ेगा? प्रॉफिट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 4 मार्क आए करके, ठीक है। अब उसके पीछे वाला पेपर बताऊं, जैसे तुम्हारा मई 2025 का, हाँ
क्या मान लिया? मई 2025 का पेपर आता कैसे वो तो देख लो भाई। चलो ये 4 मार्क का, और उसमें भी और आता है, क्या आता है? और क्या आता है? और। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ए भाई, ए प्लीज, ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था बट इन्होंने दे दिया तो क्या ही बोले करके। ठीक है, दे दिया तो दे दिया, बट ये क्वेश्चन आई एक्सपेक्टिंग के नहीं आना चाहिए। बी वाला इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? स्टेट पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, मेंशन द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन। ये वो कल पढ़ा था, 6-7 लोग पता है जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपकी इनकम 2.5 लाख से बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, या आपका टर्नओवर 5 लाख से। अब वो इतना सारा याद रख के 4 मार्क के लिए मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ऑप्शन में दूसरा दे रखा है, क्या? स्पेसिफाई ऑल द डॉक्यूमेंट इन विच कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टू होम प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139AA नॉट अप्लाई। एक बात बताओ, इसमें आपको ये लिखना है कि भैया एक तो आप कोई भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आधार नंबर लगाना पड़ेगा, और दूसरा आप रिटर्न फाइल करते हो तो आधार नंबर लगाना पड़ेगा, और 4 लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगती। कौन कौन से 4 लोग? मेघालय, जम्मू कश्मीर वाले, वो सब। अरे भाई हाँ ना, तो उन पे ये नहीं लगता। तो देखो 4 मार्क का आता है और वो भी ऑप्शन में आता है, तो आप भैया कोई भी ऑप्शन ऐसे फ्लिप कर सकते हो। तो 4 मार्क यहां से बनना एकदम तय है, एकदम मैंडेटरी 4 मार्क आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर था मई 2025 का। अगर मान लो मैं जैन 2025 में जाता हूं, क्या बस क्या जैन 2025 में गया, ये लो, ये लो। एक बात बताओ, 2 और वो भी 4-4 मार्क के आते हैं और भी आता है, तो आपके पास बड़ा वाइड रेंज हो जाता है कि एक में से एक छोड़ भी सकते हैं करके। ठीक है, क्योंकि और है तो एक ही करना पड़ेगा ना। देखो, विच ऑल आर पर्सन रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस। देखो लॉस हो गया तो रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा? अगर पीजीबीपी का लॉस है, पीजीबीपी का लॉस है, कैपिटल गेन का या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, तो वो आपको रिटर्न फाइल करना टाइम पे मैंडेटरी है। अदरवाइज वो लॉसेस को क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। दूसरा क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इन द टाइम। अगर मान लो लॉस का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो लॉसेस को क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड। तो भाई निकाल ही लोगे ना यहां से 4 मार्क, तो 4 में से 3 तो आ ही जाएगा, गंदा सा लिखा तो भी। उसके बाद दूसरा, What is the belated return under section 139(4) of the Income Tax Act 1961 and when it should be filed? तो belated return क्या होता है कि भैया आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो belated return अंडर सेक्शन 139(4) फाइल कर सकते हैं अप टू द 31st December of the assessment year, up to the assessment year, up to the 31st December of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. एक्सप्लेन द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कहां कहां नहीं लगता है? तो पहले तो एक बार अपडेट कर लिया तो दूसरी बार वापस अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस नहीं बता सकते, अपडेटेड रिटर्न में इनकम कम नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड नहीं ले सकते। तो ये 4 पॉइंट लिख लिए तो आपको 4 नंबर यहां पे मिल जाएंगे करके। ठीक है, देखो इस टॉपिक में हर जगह सेक्शन नंबर लिखा हुआ है। इस टॉपिक में इसलिए मैंने सेक्शन नंबर पे बार बार जोर दिया। 139(1) नॉर्मल रिटर्न, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(5) रिवाइज रिटर्न, 139(8) अपडेटेड रिटर्न। तो ये टॉपिक में आपको सेक्शन नंबर याद रखने पड़ेंगे। ये कौन सा पेपर था? जैन 2025 का। और बताऊं मैं आपको आगे, हाँ और बताऊं मैं आपको आगे, फिक्स से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिक्स है 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, एक और ये क्वेश्चन आया लो 4 मार्क का। एक तो रिवाइज रिटर्न वाला आया है, क्या वो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा ये वाला, मेंद्र अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 45 years अर्न द सैलरी इनकम ऑफ 2 crore ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24. He also earned dividend from unlisted amount is 4 lakh. He want to file his return from the टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। क्या वो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं? आंसर इज यस, कर सकता है। देखो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर के थ्रू 2 ही नहीं कर सकते, एक तो जिसकी ऑडिट होती है और एक दूसरा कंपनी, तो ये कर सकता है। आंसर इज यस। तो बड़े बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आप करोगे मजा आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इस बात पे एक काम कर लो, ले लो क्या? ब्रेक। और ब्रेक ले लो 15 मिनट का, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम चालू करेंगे नया टॉपिक। हाँ क्या? हाँ, तो नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज द टीडीएस एंड टीसीएस, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, फिर टोटल इनकम के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलो बाय, ब्रेक ले लो।